गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आप लोग के सामने मैं संस्कृत का नेक्स्ट सेट जो कि 40 क्वेश्चंस का है वो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसमें एटलीस्ट 40 क्वेश्चन है जो कि आपके झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका ग्रामर पोर्शन, संस्कृत साहित्य और संस्कृत का जितना भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो पहले एसएससी में आ चुके हैं डिफरेंट स्टेट के, वो सारे क्वेश्चन से मिलकर ये सेट बना है। तो जिन लोगों का लैंग्वेज पेपर संस्कृत है वो देखकर इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनार्दन शब्द की उचित उत्पत्ति है। ऑप्शन ए, जन प्लस अर्थ प्लस निच प्लस ल्यू। ऑप्शन बी, जन प्लस अर्थ प्लस निच प्लस ल्यूट। इसमें आपको प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय या कैसे इस शब्द का उचित उत्पत्ति किया गया है। ऑप्शन सी, जन प्लस अर्थ प्लस ल्यू प्लस अ। ऑप्शन डी, जन प्लस अर्थ प्लस ल्यू प्लस निच। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जन प्लस अर्थ प्लस निच प्लस ल्यूट प्रत्यय। लास्ट में जो लग रहा है वो ल्यूट प्रत्यय लग रहा है। तो इस शब्द में आपको समुचित उत्पत्ति बताना था। ल्यूट प्रत्यय वाले शब्द आमतौर पर उभयलिंगी अर्थ देते हैं। जो ल्यूट प्रत्यय होता है उसमें उभयलिंग मतलब दोनों लिंग होता है। जनार्दन ईश्वर या भगवान को कहा जाता है जो स्त्री पुरुष दोनों पर समान ध्यान व कृपा बनाए रखता है। ये जो जनार्दन शब्द है इसका कोई लिंग नहीं है, ये उभयलिंगी है। इसमें स्त्रीलिंग देवी की भी हो सकती है और देवता के भी हो सकते हैं। तो जनार्दन शब्द भगवान के लिए आया है और इसकी जो व्युत्पत्ति बताई गई है इसके लिए इसमें अर्थ प्लस निच प्लस ल्यूट प्रत्यय लगा है। ल्यूट प्रत्यय जब हम लोग लगाते हैं तो किस इसका कंडीशंस क्या है लगाने का, इसमें जो शब्द बनता है वो उभयलिंगी शब्द बनता है। इसलिए जनार्दन उभयलिंगी शब्द हुआ है। जन मीन्स जनता, अर्दन का मतलब क्या होता है, कल्याण करने वाले। तो जो जनता का कल्याण करता है, तो जनता का कल्याण देवी भी कर सकती है और देवता भी कर सकते हैं। तो दोनों के अर्थ में ये प्रत्यय लगा है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि ल्यूट प्रत्यय तभी लगता है जब जो शब्द है वो उभयलिंगी शब्द है, जिसका कि कोई जेंडर डिफाइन नहीं है कि वो फीमेल है या मेल है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये डिसाइडेड नहीं है। तो जनार्दन शब्द में अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी व्युत्पत्ति क्या है तो इसका सही आंसर क्या होगा, जन प्लस अर्ध प्लस न्यूच प्लस लिट प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, जो ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ये जो आपके सीजीएल का पेपर है इसमें आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, उसमें एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा। तो अगर इसमें आप ये वाले क्वेश्चन में करेक्ट आंसर लगा देते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा और अगर आपका आंसर गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप पूरे कॉन्फिडेंट है, श्योर है कि ये सही है, तभी आप ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, नहीं तो वो छोड़ दीजिए। जो इजी क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड में आप 50 क्वेश्चन वैसे सर्च कीजिए जो आपको अच्छे से आता है। अगर आपका ग्रामर पोर्शन स्ट्रांग है तो आप ग्रामेटिकल क्वेश्चन पे कवर कीजिए, जैसे कि आपका संधि हुआ, समास हुआ, कारक हुआ, उपसर्ग प्रत्यय हुआ, वाच्य हुआ या संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कारक की विभक्ति। जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है वो कीजिए, या आप जो पठित गद्यांश होते हैं, अनसिंग पैसेज, आप उस पर पहले फोकस कर सकते हैं। तो जो भी पोर्शन आपका स्ट्रांग है आप पहले राउंड में वो कीजिए। और जो नेक्स्ट आता है, जैसे कि आपको संस्कृत साहित्य के जितने भी स्टोरी आपको दिए गए हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम हुआ, मेघदूत हुआ, शिवराज उदयम हुआ, शिशुपाल वध हुआ, इनके बारे में स्टोरी का अगर आप स्टोरी पता है लेकिन ये नहीं पता है कि चैप्टर में कौन सा रस है, कौन सा अलंकार का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो आप पहले उस सब क्वेश्चन को कवर कीजिए जिसके बारे में आप श्योर हैं और कॉन्फिडेंट है। ठीक है, और जैसे कि आपके सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है कि शब्द रूप कौन सा पढ़ना है, धातु रूप कौन सा पढ़ना है, तो ये सबसे क्या हो जाता है, आपका जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर आपको पता है कि आपको 5 लकार ही पढ़ना है, 5 लकार में जो धातु रूप मेंशन किया गया वही धातु रूप पढ़ना है, तो उससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप एक ही बार में, जैसे फर्स्ट क्लिक में करेक्ट आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें भी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो उसमें कंफ्यूजन को रोकने के लिए आपका एक ही प्रोसेस है कि आप क्वेश्चन को बार बार, जो पोर्शन है आपका, जो सिलेबस है, उसको बार बार ग्रामेटिकल पोर्शन को रिवाइज कीजिए। और जैसे आपका शब्द रूप भी मेंशन है तो शब्द रूप से भी बहुत सारा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है
कि बालक शब्द रूप का आपको जैसे कि कोई भी शब्द रूप जैसे कि साधु या भवत या अस्मत् पूछ करके आपसे सप्तमी का एक वचन क्या होगा या तृतीय का बहुवचन क्या होगा, तो ये आपको एकदम करेक्ट अगर आपको पता है तभी आप वो सारे आंसर को ऑप्ट कीजिए, नहीं तो फिर रहने दीजिए। तो जितना हो सके आप ग्रामेटिकल पोर्शन पे फोकस करते हैं तो आपको उसमें आउट ऑफ 30 to 50 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इजीली कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, गायत्री छंद का सर्वाधिक प्रयोग किस वेद में हुआ है? गायत्री छंद का सर्वाधिक प्रयोग किस वेद में हुआ है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री छंद है, यह ऋग्वेद के एक चर्चित मंत्र का छंद है। जो हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, वो तो गायत्री मंत्र आप सभी को पता ही होगा कौन सा होता है। ओम भूर्भुवस्सुवः जो मंत्र होता है वो गायत्री मंत्र है। यह इतना लोकप्रिय और महत्वपूर्ण छंद है कि मंत्र ही छंद का पर्याय हो गया। जो मंत्र है वही छंद का पर्याय हो गया है। इसको गायत्री मंत्र से ही जाना जाता है, कोई गायत्री छंद नहीं बोलता है। तो आप लोग को ये न लगे कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। गायत्री मंत्र में सावित्री की उपासना की गई है। सावित्री जो इनकी उपासना की गई है, सावित्री और सूर्य की। इसमें इसका मंत्र आपको पता ही है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि गायत्री छंद का सर्वाधिक प्रयोग किस वेद में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा की गई है? ऑप्शन ए ई व अ, ऑप्शन बी री व समस्त स्वरों की, ऑप्शन सी री व री की और ऑप्शन डी स्वर और व्यंजनों की। तो इसमें आपसे पूछा गया है किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा की गई। परस्पर मीन्स आपस में, सवर्ण क्या होता है? वैसे वर्ण जो एक ही जैसे हैं, मिलते जुलते जो होते हैं उसको हम लोग सवर्ण बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे अ आ, तो अ और आ क्या हो जाएगा? सवर्ण हो जाएगा। जैसे आपने सूत्र पढ़ा है संधि का, अक सवर्णे दीर्घ। तो जो सवर्ण एक जैसे वर्ण होते हैं वो क्या करते हैं? दीर्घ संधि बनाते हैं। तो सवर्ण मतलब जो सेम स्वर है, अ आ हुआ, ई हुआ, उ हुआ, ये क्या हो जाते हैं? सवर्ण हो जाते हैं। तो जब दो या दो से अधिक वर्णों का उच्चारण स्थान एक हो तो उन्हें परस्पर सवर्ण कहा जाता है। मैं आप लोग को बहुत सारे वीडियोस में उच्चारण स्थान पे बता चुकी हूँ। तो जिसका उच्चारण स्थान एक ही होता है, जैसे अकूह विसर्जयानाम कंठ अगर बोलेंगे तो इसमें जो उच्चारण स्थान है अ वर्ग का, क वर्ग का, अ आ और ह का, ये सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तो जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक होता है उन्हें क्या कहते हैं? परस्पर सवर्ण कहा जाता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किन वर्णों की परस्पर समता दी गई है। तो कौन से वर्ण है जिसको सवर्ण संज्ञा, परस्पर सवर्ण संज्ञा दी गई है? तो आप पहले देखिए, री और अ है पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है री व समस्त स्वर, री और समस्त स्वर जितने स्वर हैं सब, या री व री की, और डी है स्वर एवं व्यंजन की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, री और री की। तो री का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऋतु रसा नाम मूर्धा आपने पढ़ा होगा। तो री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और दूसरा है री, और री का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। इसके बारे में भी एक सूत्र है जो आप पढ़े होंगे अगर पहले आपका संस्कृत होगा 4th-5th क्लास में। ऋतु लसानाम दंत, ली और री और त वर्ग और ल और जो दंत स होता है इनका उच्चारण क्या होता है? दंत हो जाता है। और ऋतु शरनाम मुद्रा में री और ट वर्ग ये हो जाते हैं मूर्धा से उच्चारित होते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है कि इसमें परस्पर सवर्ण संज्ञा कौन सा है? तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? 3 हो गया है, ऑप्शन सी। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले प्रयत्न को पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में क्रमशः अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्यांतर प्रयत्न में परिणित किया है। मतलब जो अष्टाध्यायी बुक है उसमें 2 तरीके से बांटा गया, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्यांतर प्रयत्न। री और री अभ्यांतर प्रयत्न में आते हैं। री और री जो है ये किस में आते हैं? अभ्यांतर प्रयत्न में आते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न का
अर्थ क्या हुआ, मुख के भीतर एवं उच्चारण से पूर्व जो प्रयत्न होता है, मतलब मुंह के अंदर जो आपका प्रयत्न हो रहा है उसको बोलने के, जैसे आप री बोलेंगे तो री बोलने के लिए आप अगर उस पर री ध्यान से बोलिए तो आप देखिएगा मुंह के अंदर जो प्रयत्न किया जा रहा, मुख के भीतर एवं उच्चारण से पूर्व, इसको उच्चारण होने से पहले भी उसमें बहुत प्रयत्न लगता है री बोलने में और री बोलने में, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, अभ्यांतर प्रयत्न उच्चारित वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ किस प्रकार का स्वर है। पहला है अ किस प्रकार का स्वर है। ऑप्शन ए स्पष्ट स्वर, बी अर्धविवृत, सी केंद्रीय स्वर और डी है अनुनासिक स्वर। तो इसमें आपको बताना है कि अ किस प्रकार का स्वर है। तो जब आप स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, स्वर के भेद पढ़ते हैं, तो स्वर के कितने भेद हो जाते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर में क्या होता है, 3 मात्रा का स्वर होता है जिसमें एस वाला साइन लगता है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अ किस प्रकार का स्वर है। तो अ जो है ऑप्शन सी केंद्रीय स्वर है, क्योंकि जब तक अ का उच्चारण नहीं होगा तब तक आप क से लेके य तक में उच्चारित कुछ भी नहीं कर सकते। अगर क भी बोलते हैं तो उसमें लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। च बोल रहे हैं तो उसमें लास्ट में अ का उच्चारण हो रहा है, तो अ क्या हो जाएगा, केंद्रीय स्वर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो अग्र स्वर है, अग्र स्वर आपके ऑप्शन में दिया हुआ, पश्च स्वर दिया हुआ, अनुनासिक स्वर दिया हुआ, तो इसमें आपसे पूछा गया है केंद्रीय स्वर कौन सा है और सबसे ज्यादा प्रयुक्त किसका होता है, केंद्रीय, सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है, केंद्रीय स्वर का होता है। आप कोई भी वर्ण बोलेंगे या कोई भी शब्द बोलेंगे तो वर्ण जितने भी आप उच्चारण करेंगे, चाहे आप प बोले, ह बोले, ट बोले, न बोले, सब में अ का उच्चारण आ रहा है, वो अपने आप ही रहता है, बाय डिफॉल्ट जो है अ का उच्चारण है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, केंद्रीय स्वर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श छोटी सूत्र का उदाहरण क्या है। ये आपसे एक सूत्र दिया गया, उसमें पूछा गया है कि ये किसका सूत्र है, तच्छिव का, तव वदंती का, वाग्धरी का या समुद्र धरता का। 4 शब्द दे दिए गए हैं आपसे और आपसे पूछा गया है कि यह किसका सूत्र है। तो सूत्र आप कैसे पता करेंगे, आपको पहले इन जितने भी शब्द दिए हुए सबका संधि करना पड़ेगा। जब आप संधि करेंगे तब आप बता सकेंगे कि ये संधि का कौन सा सूत्र है, स्वर संधि का सूत्र है या व्यंजन संधि का सूत्र है या विसर्ग संधि का सूत्र है। तो इसलिए आपको संधि का डिटेल एनालिसिस पता होना चाहिए कि स्वर के 5 भेद है। 5 भेद में भी जैसे कि स्वर संधि का जैसे आप बोलेंगे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, इसका भी अपना अपना सूत्र है। तो वो सूत्र आपको याद होना चाहिए कि किसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सूत्र लगा है। स्वर संधि का अलग सूत्र वो तो है, बाकी जो स्वर के भेद हैं, स्वर के भेद के 5 भेद में अलग अलग सूत्र का प्रयोग होता है। तो इसमें आपसे सूत्र देकर पूछा गया है कि किस संधि में इस सूत्र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपका संधि, आप फिर इसका संधि कीजिए, जितने भी शब्द हैं सबका संधि करेंगे, संधि करके बताएंगे कि इसमें कौन सा सूत्र लगा। तो पहला शब्द है तत्छिव, तो तत्छिव में अगर आप संधि करते हैं तो क्या हो जाएगा, तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव बनेगा तत्छिव। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र का डेफिनेशन क्या होता है, पदांत झ प्रत्याहार वाले वर्ण, जो भी पद के अंत में झ प्रत्यय किस में आता है, जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्र हैं, उस सूत्र के अकॉर्डिंग ही संधि होता है, तो वो सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। जग बडस है, झय है, चय है, कचट तप है, तो इस तरीके से माहेश्वर सूत्र का पता हो तो आप तुरंत संधि का कौन सा सूत्र लगेगा ये बता सकते हैं। तो पदांत झय प्रत्याहारस्य वर्ण, वर्ग के जो पदांत झय किसको हम लोग बोल रहे हैं, वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण। जब हम लोग क ख ग घ अंग लिखते हैं तो किसी भी वर्ग का प्रथम, क वर्ग का प्रथम क्या हो जाएगा, क, द्वितीय क्या हो जाएगा, ख, तृतीय हो जाएगा ग और चतुर्थ क्या हो जाएगा, घ। तो
वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के पश्चात, ये जो मैं बोली क ख ग घ के पश्चात अगर तालव्य श हो, तालव्य श कौन सा होगा? षटकोण वाला जो बोलते हैं वो नहीं, तालव्य से जो श का उच्चारण हम लोग तालु से करते हैं जैसे शंकर, तो ये श अगर जहाँ पे होगा किसके बाद, क ख ग घ के बाद अगर तालव्य श हो तो उसके उच्चारण स्थान पे क्या हो जाता है? छ हो जाता है, छाता वाला छ, छात्रा वाला छ हो जाएगा। तो इस संधि में आप देखिए तत् प्लस शिव, तो तत् त क्या है? पहला है, उसके साथ श का अगर हम संधि कर रहे हैं तो श किस में कन्वर्ट हो गया है? छ में हो गया है। तो जब ऐसा होता है तब वहां पे षष्ठोष्ठी सूत्र का प्रयोग होता है। समझ गए आप लोग? यदि श के बाद अत प्रत्याहार और स के बाद अत्य प्रत्याहार मतलब ह व य र हो तो तालव्य श का छ हो जाएगा। तो जब ये टर्म्स एंड कंडीशन हो, प्रत्याहार झय हो या अत हो, तो दोनों अगर हो तो छ का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 का ए हो जाएगा, तत्शिव, तत् प्लस शिव। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग, जो च वर्ग है मतलब च छ ज ज इ और ट वर्ग ट ठ ड ढ न की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? इसमें आपको डेफिनेशन बता दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें सूत्र कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है लक्ष्य अक्त दधिते, दूसरा है हलंत्यम, सी है चूटू और डी है शह प्रत्यस्य। ऑप्शन क्या क्या है? लक्ष्य अक्त दधिते, बी हलंतम्यम, सी चूटू और डी शह प्रत्यस्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी चूटू। शब्द के अंत में प्रयुक्त वर्ण या शब्द प्रत्यय होता है, जो अंत में लगता है वो प्रत्यय होता है और उपसर्ग क्या लगता है? शब्दों के पहले लगता है। प्रत्यय की पूर्व में च वर्ग, च वर्ग मतलब च छ ज ज और ट वर्ग ट ठ ड ढ के नाम का बोधक सूत्र चूटू है। ये जो च वर्ग और ट वर्ग जहां पे लगता है तो उस सूत्र का नाम क्या है? चूटू। ठीक है, और हलन तो आपको पता है कहां पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेन त्यक्तेन भुंजिता मंत्र वाला उपनिषद कौन सा है? आपको डायरेक्ट मंत्र दे दिया है, मंत्र देकर आपसे पूछा गया है कि ये किस उपनिषद से, जैसे गायत्री मंत्र दे दिया गया था, आपसे पूछा गया था किस वेद से, उसी तरीके से तेन त्यक्तेन भुंजिता मंत्र दे दिया गया, ये आपको उपनिषद का नाम बताना है। ईशावास्यो उपनिषद, बी कठोपनिषद, सी मुंडकोपनिषद, डी तैत्तिरीय उपनिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपका संस्कृत ग्रेजुएशन या 11-12 में भी रहा है तो आप ये लाइन देखकर ही बता देंगे कि यह मंत्र कहाँ से लिया गया है। यह मंत्र कहाँ से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से गृहीत है यह मंत्र। इसका लाइन है तेन त्यक्तेन भुंजिता। इस मंत्र में ज्ञान की आराधना और ज्ञान के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है, मतलब ज्ञान के लिए आपको कैसे आराधना करना है, कैसे तपस्या करना और उसके लिए निष्ठावान कैसे बना रहना है। ईशोवास्य शब्द की उत्पत्ति, ये जो उपनिषद है उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ईश्वर से हुई है, जो ईश्वर एवं ऐश्वर्य बोधक है। ईशोवास्योपनिषद आत्मा, ईश्वर और प्रकृति के संबंधों का उद्भाषण इस उपनिषद एवं मंत्र का मंतव्य है। ठीक है, समझ गए? आपसे कभी भी कोई भी लाइन इंपॉर्टेंट देकर, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम से दे देगा या फिर मेघदूत से दे दिया जाएगा, किराता अर्जुनियम से दे दिया जाएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन देकर पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से उद्धृत किया गया है। तो इस तरीके से आपका अगर संस्कृत बहुत अच्छा है तो आप लाइन देखकर ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वही देकर आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटकों में भारत वाक्य का प्रयोग कब किया जाता है? जब नाटक का रचना किया जाता है तो वहां पे भारत वाक्य कब बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन नाटक के आरंभ में, बी नाटक के अंत में, सी नाटक के मध्य में या डी उपयुक्त तीनों स्थलों में। उपयुक्त तीनों स्थलों में।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, वो छूट गया है। तो बैक टू क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। यवेभ्य गाम वारयति, यवेभ्यम गाम वारयति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? आपका जो ये क्वेश्चन है, यवेभ्यम गाम वारयति वाक्य किस कारक सूत्र का उदाहरण है? आपको इसमें कारक का सूत्र दे दिया गया और पूछा गया है कि किस कारक सूत्र का ये उदाहरण है। तो इसमें भी आपको कारक के विभक्ति के साथ सारे सूत्र याद होने चाहिए। पहला आपका दिया है अंतर्ध्यो नाथ दर्शनी मिच्छति, दूसरा है भीत्राणाम भय हेतु, सी है जुगुप्सविराम प्रमादार्शनम पुप संख्यातनम, और लास्ट है वारनाम इथम इप्सितम। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है यवेभ्यम गाम वारयति, किस कारक का कौन सा सूत्र है? तो अगर आपको सूत्र याद है तो आप एक बार में बता देंगे कि यहाँ पे ये सूत्र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसमें लगा है आपका कौन सा सूत्र लगा है? ऑप्शन डी हो जाएगा वारनाथ इप्सितम। ये क्यों लगा है? जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कोई भी चीज को जहां से हटाया जाएगा तो वहां पे कौन सा विभक्ति हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे है, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, यही सेंटेंस देख लीजिए, यवेभ्यम गाम वारयति, मतलब गाय को वहां से हटाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। भावार्थ है कि जिस सूत्र में कोई वस्तु पुरुष या व्यक्ति द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति, आज्ञा या निषेध किया जा रहा है, मतलब कोई चीज के लिए आपको मना किया जा रहा है या हटाया जा रहा है या नहीं करना है, तो जहां भी इस तरीके का होगा तो वहां पे कारक का पंचमी विभक्ति लगता है। ठीक है, तो पंचमी विभक्ति से यह सूत्र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाटकों में भारत वाक्य का प्रयोग कब किया जाता है? जितने भी नाटक लिखे जाते हैं उसमें भारत वाक्य का प्रयोग कब किया जाता है? इसके ऑप्शन है, पहला नाटक के आरंभ में, बी नाटक के अंत में, सी नाटक के मध्य में, और डी उपयुक्त तीनों स्थलों में। तो इसका आंसर हो जाएगा नाटक के अंत में। जब नाटक खत्म किया जाता है तब भारत वाक्य का प्रयोग किया जाता है। भारत वाक्य रूढ़ शब्द व पद है जो मंगल गान के रूप में नाटकों के समापन में किया जाता है। जैसे हम लोग कोई भी जब रचना स्टार्ट करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, मतलब जब भी आप इंडेक्स लिखेंगे या प्रीफेस लिखते हैं तो भगवान को या किन किन को समर्पित है, अपने गुरुदेव या जो भी माता पिता, लेकिन उसको मंगलाचरण करके जो भगवान की अर्चना की जाती है उसको बोला जाता है। लेकिन जब हम लोग नाटक खत्म करते हैं तब वहां पे भारत वाक्य का प्रयोग किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? वो एंड में किया जाता है, जो मंगल गान के रूप में नाटकों के समापन स्वरूप गाया जाता है। भारत वाक्य में भारत का संबंध उस महान नाटककार के नाम से है जिन्होंने नाट्य शास्त्रक नामक ग्रंथ लिखा है। तो इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इन्होंने महान नाटककार जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा गया, इसलिए इनके नाम के एंड किया जाता है, इनके नाम से खत्म किया जाता है कोई भी नाटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातु रूप से क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो अगर आपको क्री धातु शब्द रूप याद है तो आप बहुत प्रथम पुरुष लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन कर देंगे। पहला ऑप्शन है इसमें, ए अकारशु, बी करतारह, सी चक्रु, या डी कुरियो। अगर आपको याद है तो आप तुरंत लगा देंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी करतारह। ठीक है, इसमें कुछ बताना है नहीं, आपको धातु रूप शब्द रूप याद है तो आप करेक्ट ऑप्शन टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पुरुष सभा पद में समास का सही विकल्प छाटिए। ये आपका समास से क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अवधारणा पूर्ण कर्मधारय समास, ऑप्शन सी उपमेय कर्मधारय समास, और या ऑप्शन डी विशेषण विशेष कर्मधारय समास। तो इसमें कौन सा समास है? तो आप समास को विग्रह कीजिए, विग्रह करते से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा समास है। इस समास का विग्रह कीजिए, जो पुरुष पद में समास का विग्रह करना है।
तो पुरुष सर्भ में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों साथ साथ आया। इसमें आप देखिए पुरुष है और क्या है, ऋषभ है, तो दोनों पद है इसमें पूर्व और दोनों पद साथ आए। ऐसे किसी भी शब्द में पूर्व पद उपमेय और उत्तर पद उपमान होता है तो कौन सा समास लगता है? कर्मधारय समास है, ये तो पता ही है। उपमा उपमेय का भाव है। उपमा भी है, मतलब विशेषण विशेष्य दोनों है इसमें, तो कर्मधारय समास होगा। और इसमें क्या हम लोग उपमान दे रहे हैं, किसी भी शब्द के में पूर्व पद उपमेय है और उत्तर पद उपमान है, उपमान भी है उपमेय भी है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपमान उत्तर कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसको आपको विग्रह करना है, विग्रह करते से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा इसमें। जो पहला ऑप्शन है आपका वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हर्ष द्वारा रचित महाकाव्य नैषधीय चरित्र में कितने सर्ग हैं? ये कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको सर्ग जितने भी सर्ग है वो याद होना चाहिए। तो नैषध चरित्रम में कितने सर्ग हैं? पहला ऑप्शन है इसमें A 18, B 17, C 20 और D 22। तो इसमें कितने सर्ग हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा D 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ तो याद करना नहीं है, कितने सर्ग हैं क्या है, तो ये आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। नैषध चरितम क्या है? एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य के रचना कौन है? रचनाकार कौन है? श्री हर्ष। नैषध से चरितम शब्द के प्रथम पद नैषध महत्वपूर्ण है। नैषध का भाव यह है कि ग्रंथ और विचार विद्वानों के लिए औषधि है। जो भी ग्रंथ या विचार होता है वो विद्वानों के लिए औषधि मतलब दवाई का काम करता है। यह ग्रंथ एक चरित्र काव्य है। नल और दमयंती नामक दो चरित्र हैं। इसमें कौन से दो चरित्र हैं? नल और दमयंती। और इसमें टोटल सर्ग कितना है? 22 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवंगम स्मृतिध्यास किस सूत्र के उदाहरण है? आपको दो शब्द दे दिया गया है, आपको दो शब्द का पूछा गया है कि ये कौन सा सूत्र, ये जो सूत्र है किसका उदाहरण है? ए वृद्धिरेच, बी आदगुण, सी झलाम जस झसी, डी इको यंची। ये सारे क्या हैं? आप देखिएगा संधि के भेद हैं, संधि के भेद के सूत्र हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भेद के सूत्र दे दिए गए हैं आपको। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा संधि हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इको यंची। इको यंची आप कैसे कहेंगे? जब आप इन सबको संधि करेंगे, संधि करके देखेंगे कौन सा सूत्र आ रहा है, तो इसमें सही आंसर यही लगेगा। जैसे आपका शब्द है शिशु अंग, तब वो क्या हुआ? शिशु अंग हुआ है। शिशु अंग आपका पहला शब्द है, तो आप इसको संधि कीजिए शिशु प्लस अंग। तो इको यंची सूत्र क्या है? यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ और री के बाद सवर्णहीन वर्ण आए तो इस पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। जैसे आप देखिए शिशु का उ और अंग का अ मिलके क्या हो गया है? व बन गया है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगा है? इको यंची लगा है। उसी तरह से स्मृत्यादेश, स्मृति प्लस आदेश, स्मृति का ई और आदेश का अ मिलके क्या बन गया? य बन गया है। तो य और व किस सूत्र के अकॉर्डिंग बना है? इको यंची। इको यंची किसका है? सूत्र स्वर संधि का भेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपके संधि समास कारक में आपसे ऐसे ही सूत्र देकर पूछा जाएगा या शब्द देकर भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा सूत्र आया है। नेक्स्ट है आपका, किस समस्त पद पर विग्रह सही नहीं किया गया है? इसमें आपको विग्रह कर दिया गया और पूछा गया है कि किसका विग्रह सही नहीं है। पहला शब्द है समुद्रम, समुद्रम का विग्रह किया गया है भद्रानाम समृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पंचगवधन, पंचगौधनम यशस्य। नेक्स्ट शब्द है चित्रगु, चित्राग्रवो यशस्य। लास्ट है निगृण, निर्माता घृणा यशस्य। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द में सही विग्रह नहीं किया गया है। तो विग्रह करके आप देखिए कौन सा शब्द आ रहा है। तो इसमें सही कौन सा शब्द आ रहा है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंच गौधनम यशस्य। ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसका करेक्ट
आप समाहार करेंगे, विग्रह करेंगे तो होगा पंच गाव धनस्य स, ठीक है, पंच नहीं होगा, पंच धनस्य, पंच गाव धनस्य होगा, पंच गौ नहीं होगा, ठीक है, गावा हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वाल्मीकि रामायण में किस रस की प्रधानता है? वाल्मीकि रामायण जो है उसमें कौन सी रस प्रधान रस है? ऑप्शन ए शांत रस, बी करुण रस, सी भक्ति रस और डी श्रृंगार रस। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग के सभी के घर में रामायण तो होता ही है, आप लोग टीवी पर भी देखे होंगे, तो उसमें ज्यादातर आप सुनते होंगे कि कौन से रस का प्रयोग हुआ, वो तो आप बार बार उसके सुनकर भी बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करुण रस। वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत भाषा में लिखित है। संस्कृत में कुल 9 रस होते हैं, जो 9 रस हैं सबको पता होगा। रामायण का प्रधान रस करुण रस है। रामायण के प्रमुख पात्रों के नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, रावण जितने भी है सब में करुणा की जो भावना है, करुण रस ज्यादातर देखने को मिलता है। करुणा में गुण क्षमा है और दया है, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है उसमें किस रस की प्रधानता है, उसमें करुण रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दरिद्र, चारुदत्त, बालचरित, दूत, घटोत्कच ये सभी रूपक किनके द्वारा लिखित हैं? ये जो नाम दे दिए गए हैं दरिद्र, चारुदत्त, बाल रचित, द्यूत, घटोत्कच, ये सब किनके द्वारा लिखित है? ए भाष, बी भवभूति, सी शूद्रक और डी भट्ट नारायण। तो किनके द्वारा रचित है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका है ए भास के द्वारा रचित है। चारुदत्त क्या है? चारुदत्त में दरिद्र है, घटोत्कच में दूत है, बालचरित में बालक है। यानी प्रत्येक पात्र का अपना अपना रूप दिया हुआ, सबका अलग अलग रूप दे दिया गया है कि दरिद्र चारुदत्त, चारुदत्त कैसा है? दरिद्र है। चरित जो है वो कैसा है? बाल है। और घटोत्कच का दूध दे दिया, और तीनों में अपना अपना चरित्र दे दिया गया है, इसलिए यह रूपक है। और ये इसकी रचना किसने की है? ये सभी रूपक महाकवि भास चरितम उत्तर रामचरित के हैं, मतलब कि महाकवि भास द्वारा रचित है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से कैरेक्टर कहाँ से लिया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या उत्तर रामचरित के कुछ देकर आपसे पूछा जाएगा, या फिर अभिज्ञान शकुंतलम से पूछा जा सकता है, या भवभूति द्वारा जितने भी आपको दिए गए हैं, या शिवराज उदय किसी के भी कैरेक्टर देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस ग्रंथ से या किस महाकाव्य के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुश्रस्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने पंक्ति में निहित छंद का नाम बताइए। इसमें आप इस लाइन में आपसे छंद का नाम पूछा गया है कि कौन से छंद का प्रयोग हुआ है। तो रस, छंद, अलंकार के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप छोड़ दीजिए। अगर आपको जरा सा भी आइडिया है तो आप उसको पढ़ के बता सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है। ए स्त्रगधरा, बी शार्दुल विक्रीडितम, सी पुष्पितग्रा और डी विनियोगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी शार्दुल विक्रीडितम, ठीक है। उक्त पंक्ति में शार्दुल विक्रीडितम छंद प्रयुक्त है। शार्दुल विक्रीडितम छंद कैसे हम लोग पहचानते हैं? इसमें 19-19 वर्ण होते हैं। तो अब इसमें देखिएगा 19-19 वर्ण है, जैसे तगन, मगन, जगन, सगन, तगन, तगन, तथा एक वर्ण गुरु वर्ण होता है। इसमें जैसे तगन, मगन, जगन, भगन ये है, और उसमें से एक वर्ण जो होता है वो गुरु वर्ण होता है। गुरु वर्ण मतलब जो दीर्घ होता है, बड़ा होता है। कहा गया सूर्यवंशी म सचय सतगता शार्दुल विक्रीडितम। तो ये शार्दुल विक्रीडितम पहचानने का, छंद पहचानने का टिप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौरी, अतिकेशी, चंद्रमुखी इत्यादि पद किस प्रत्यय के उदाहरण है? आपको कुछ शब्द दे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये इसमें कौन सा प्रत्यय है। पहला क्या है? गौरी, दूसरा है अतिकेशी, तीसरा है चंद्रमुखी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा प्रत्यय लग रहा है। ऑप्शन ए डिंस प्रत्यय, बी इंग प्रत्यय, सी डिन प्रत्यय और डी ढक प्रत्यय। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है? ये सारे जितने भी प्रत्यय हैं ये क्या प्रत्यय हैं? स्त्री प्रत्यय हैं ये सब। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए
ये शब्द गौरी, अतिकेशी, चंद्रमुखी आदि हैं। सूत्र गौरीधव्य जिसके अनुसार, इसका सूत्र है गौरीधव्यश्च जिसके अनुसार चित और गौर आदि शब्दों में डिस प्रत्यय लगता है। आमतौर पर स्वांगवाचक शब्द डिस प्रत्यय वाले होते हैं, जैसे अतिकेशी, चंद्रमुखी। तो ये सूत्र के अकॉर्डिंग गौरीधव्यश्च सूत्र के अनुसार इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आपके जितने भी है ना, संधि हुए, समास हुए, कारक हुआ, प्रत्यय हुआ, सब में सूत्र दिया हुआ है। जैसे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है उसी तरीके से इसमें भी सूत्र है। आपको सूत्र याद है तो आप वंस ऐसे देख के भी आप उसमें क्लिक कर सकते हैं कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आज का क्वेश्चन ज्यादातर मिक्स है, कहीं कहीं पे ग्रामर है, कहीं लिटरेचर से भी, कहीं वैदिक साहित्य का इतिहास भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? अलंकार संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? ए जगन्नाथ, बी विश्वनाथ, सी क्षेमेंद्र और डी भामा। तो ये आपने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा होगा ये सब क्वेश्चन कि अलंकार के, छंद के, रस के प्रवर्तक कौन होते हैं। तो इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं डी भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है। अलंकार का कार्य सुशोभित करना, सुसज्जित करना, मतलब कुछ भी अलंकृत होना। अलंकार का मतलब ही क्या होता है? ऑर्नामेंट्स। कोई भी स्त्री जो ऑर्नामेंट या गहने पहन के क्या होती है, अपने आप को सजाती है, सजती संवरती है। तो अलंकार का प्रयोग काव्य में क्यों किया जाता है? काव्य को सजाने संवारने के लिए किया जाता है। इसके भी भेद है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। इसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो शब्दालंकार में अलग आता है, अर्थालंकार में अलग आता है और उभयालंकार में अलग अलग आता है। ठीक है, तो उतना डिस्कशन अभी नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मदीपो भव का दर्शन किसने दिया है? आत्मदीपो भव ये दर्शन किसने दिया है? ए बुद्ध ने, बी कपिल ने, सी विवेकानंद ने या डी इन सभी ने? इन सभी ने दिया है या बुद्ध ने दिया है, कपिल ने दिया है या विवेकानंद ने दिया है? आत्मदीपो भव, इसका मतलब क्या होता है? आत्मदीपो भव मतलब खुद को जानो, अपना दीपक खुद बनो, मतलब सेल्फ असेसमेंट खुद करो। आप कितने सही है, कितने गलत है, वो आप खुद समझ सकते हैं। अब आपने अंतरात्मा में जाके खुद ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैंने क्या गलत किया, क्या नहीं किया। आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो इसका, इस लाइन का मतलब ये है कि खुद को जानो, अपना दीपक बनो। तो ऐसा जो विचार है ये किनके द्वारा दिया गया है? ऐसे महान वचनों एवं विचारों का उद्घोषकर्ता कौन होते हैं? गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध ही इस तरीके का उपदेश दिए हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, ये सभी को पता है। इनके प्रमुख उपदेशों में 4 है, आद्य सत्य, पंचशील, मध्यम वर्ग, आष्टांगिक, मुख्य मार्ग है। तो इसमें आपको याद रखना है कि आत्मदीपो भव किसके द्वारा कहा गया है? बुद्ध के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, इसमें इतना एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। शब्द दे दिया गया है, इसमें आपको बताना है। गच्छति पद है। ऑप्शन ए गम प्लस गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। दूसरा है गम प्लस सत्री प्रत्यय है पर सप्तमी एक वचन पुल्लिंग है। या सी है गम क्षत्री सप्तमी एक वचन नपुंसकलिंग या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गच्छति। आप अगर ये करते हैं तो आप देखेंगे क्या है, वो लट लकार में है, प्रथम पुरुष एक वचन में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृष्ठ पद किस सूत्र का उदाहरण है? पृष्ठ पद किस सूत्र का उदाहरण है? ऑप्शन है पाद्य उहो डोहो यशे यशेषु। ऑप्शन बी एतेत्य ठुसेसु। ऑप्शन सी वृद्धि रेची। ऑप्शन डी वृद्धि राचद। 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें आपको करेक्ट बताना है कि ये किसका सूत्र है। शब्द दे दिया, अब आप उसको संधि करके बताइए कि इसमें कौन सा सूत्र लगा है। चलिए इस क्वेश्चन में आप देखिए, फिर आप इसका संधि कीजिए। जब त्र के बाद उ शब्द देखिए आप क्या क्या, जब त्र छत्र जो होता है, त्र के बाद उठू एश अश्य ऐसे वर्ण आए तो उसके
स्थान पर क्या हो जाएगा, सान्याध्यक्षर गुण स्वर न होकर वृद्धि स्वर होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, वृद्धि स्वर हो जाता है। आपको शब्द दे दिया गया कौन कौन के बाद, त्र के बाद ऊ अगर आ रहा, आप देखिए इसमें ऊ आ रहा है, उठी आ रहा है, एश आ रहा है और एश आ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला जो दिया हुआ है, ये सूत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मनसी वचसी कार्य पुण्य पीयूष पूर्णा, मनसी वचसी कार्य पुण्य पीयूषे पूर्णा पंक्ति किस छंद की ओर इंगित करती है। यह जो लाइन है, पंक्ति जो है किस छंद की ओर इंगित करती है। पहला ऑप्शन है उपजाति, बी शिखरणी, सी मालिनी या डी आर्या। तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा इंगित करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, मालिनी। ठीक है, मनसी वचसी काव्य पुण्य पीयूष पूर्णा संबंध मालिनी छंद से है। मालिनी छंद वाली पंक्ति के प्रत्येक चरण में, आप इसको कैसे पहचानेंगे, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। ठीक है, 15 वर्ण होते हैं उसमें, और 15 वर्ण में 2 नगन होते हैं, 1 मगन होते हैं और 2 यगन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथातो धर्म जिज्ञासा किस दर्शन का उद्घोष है। ये किस दर्शन में मिलता है आपको, ए पूर्व मीमांसा, बी उत्तर मीमांसा, सी सांख्य और डी न्याय। तो इसमें आपको बताना है कि ये किस में आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आता है पूर्व मीमांसा में। किस में आएगा ये, पूर्व मीमांसा। इसमें क्या है, धर्म षड दर्शन जो होता है, षड दर्शन का आपको दिया गया है कि क्या होता है, मीमांसा दर्शन के 2 भेद होते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन है, जामिनी है, और उत्तर दर्शन के प्रणेता कौन है, बदरायण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुता महता लघुता इत्यादि शब्द किस मूल प्रत्यय से निष्पन्न है। 3 शब्द दे दिया गया है आपको, ये किससे निष्पन्न है, तो गुरुता महता और लघुता। ऑप्शन से आपके पहला है त, ता, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी तल और ऑप्शन डी ढक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी तल। तल क्यों होगा, गुरुता महता लघुता जितने भी शब्द आप देख रहे हैं ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द में जितना में तल प्रत्यय का यूज हुआ। स्त्रीयत्व बोधक प्रत्यय टाप होता है। कौन कौन सा प्रत्यय होता है जिससे स्त्री प्रत्यय होता है, टाप होता है। तो टाप में लास्ट में क्या बच रहा है, आ शेष बचता है। तल प्रत्यय लगाकर शब्द अकारांत हुआ है। पहले तो इसमें शब्द को टाप लगा के ये किया गया, फिर उसमें तल लगाया गया है। ठीक है, तल प्रत्यय लगाकर शब्द को आकारांत बन जाता है, जैसे महत्ता, गुरुता और लघुता। ठीक है, समझ गए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सटकम, त्रोटकम व गोष्ठी किसके भेद हैं। 3 शब्द दे दिया गया, ये आपसे पूछा गया है कि ये किसके भेद हैं। ऑप्शन ए रूपक के, ऑप्शन बी उपरूपक के, ऑप्शन सी महाकाव्य के, या ऑप्शन डी महाभारत के पात्रों के। तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता है कि महाभारत के पात्र होंगे। उसके बाद के ऑप्शन आप देखिए, रूपक के हैं, उपरूपक के हैं या महाकाव्य के। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, जितने भी आपके नाटक, खंड काव्य, महाकाव्य, ये सब का पार्ट आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उपरूपक। रूपक के 10 प्रकार होते हैं, जैसे रूपक है, रूपक के 10 प्रकार है, और उपरूपक के कितने प्रकार होते हैं, 18 प्रकार होते हैं। तो उपरूपक में कौन कौन सा आता है, सटकम, नाटिका, श्री गदित, रासक, विलासिका, हल्लीश, त्रोटकम, नटयासक, काव्य, संलापन, दुर्मल्लिका, भाण, गोष्ठी, प्रस्थान, प्रखेड़न, शिल्पक, प्रकरणी, लाप। ये सारा क्या है, उपरूपक के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रियदर्शिका व रत्नावली के रचनाकार कौन है। 2 बुक का नाम दे दिया गया, ये आपसे पूछा गया कि इन दोनों के रचनाकार कौन है।
ए विशाख दत्त, बी मुरारी, सी हर्षवर्धन या डी हेमचंद्र। तो इम्पॉर्टेंट है, ये पता है ये इसके रचनाकार कौन है, श्री हर्षवर्धन। श्री सम्राट हर्षवर्धन की रचना है क्या क्या, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद। प्रियदर्शिका के पात्र राजा उदयन और अमरैक्या की चर्चा है। ठीक है, इसमें रत्नावली का पूछा गया। रत्नावली किसके बारे में है, लंका नरेश की पुत्री रत्नावली सागरिका और राजा उदयन के वर्णन है इसमें। नागानंद में राजकुमार और जीमूत वाहन, शंखचूड़ नामक हर्ष, सर्प और गरुड़ की चर्चा है, गरुड़ की। प्रियदर्शिका के 4 अंक है, अंक नागनंद और 5 अंक में समूचा नाटक समाहित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हर्षवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते, यह वचन किस कवि के हैं। इसमें आपको एक पंक्ति दे दिया गया है और यह पूछा गया है कि ये किस कवि के हैं, ए भास, बी व्यास, सी कालिदास या डी भवभूति। तो किसका है ये वचन किसका है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी कालिदास का। ठीक है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, न धर्म वृद्धेषु समीक्ष्य से, यह कथन कालिदास का है। भावार्थ, इसका अर्थ क्या होता है, धर्म की वृद्धि वय काल अथवा उम्र वायु अवस्था उस पर से परे है। ठीक है, आपको किसी भी उम्र में धर्म का वृद्धि हो सकता है, किसी भी अवस्था में सीखा समझा या धर्म का आचरण से कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है, टाइम फ्रेम नहीं है। तो ये आपको किसी भी अवस्था में सीख सकते हैं आप। समीक्षा का अर्थ है दोष गुण का विवेचन करना, किसी में निकालना कि क्रिटिसाइज करना, सही गलत क्या है। ये सब धर्म से ऊपर है। कालिदास जो थे ये उनकी ये लाइन है। और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है जो आपको लाइन देकर पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है, भास ने कहा है, दांडी ने कहा है या भारवी ने कहा है। तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रावण वध नामक महाकाव्य की रचना किसने की है। बुक का नाम है रावण वध और इसके रचनाकार किसने की है, ए ऑप्शन ए भट्टी, ऑप्शन बी प्रवर सेन, ऑप्शन सी रत्नाकर या ऑप्शन डी भर्तृमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भट्टी। ठीक है, ये रावण वध नामक महाकाव्य है इसकी रचना भट्टी ने की है। ये ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे और महान साहित्य एवं काव्यादर्शों के प्रणेता थे। रावण वध में रावण का चरित्र चित्रण है। इस बुक में क्या है, रावण का चरित्र चित्रण है। रावण के विद्वान होने से लेकर विनाश होने की प्रक्रिया की चर्चा मिलती है, मतलब ये कितने विद्वान थे और कैसे विद्वान होने के साथ साथ इनका विनाश कैसे हुआ उसकी पूरी चर्चा इस बुक में रावण वध के नामक बुक में मिल जाती है। रावण के वध करता राम थे जो अवध के राजा थे, जबकि रावण श्रीलंका के नरेश थे। तो दोनों के बीच जो युद्ध हुआ और कौन जीता कौन हारा इसके बारे में पूरे रावण वध में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धार्यम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। शब्द है धार्यम, इसमें कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन ए न्यट, ऑप्शन बी क्यप, ऑप्शन सी यत और ऑप्शन डी घय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा न्यत प्रत्यय। प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, न्यत प्रत्यय होगा, ध्री प्लस न्यत तो हो जाएगा धार्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका, इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता जतुकर्णी व गुरु ज्ञान निधि। हम किस कवि के बारे में बात कर रहे हैं, एक कवि के बारे में दे दिया गया जिनके पापा का नाम नीलकंठ, मम्मी का नाम जतुकर्णी और जो टीचर थे उनका नाम है ज्ञान निधि। तो हम लोग किस कवि के बारे में बात कर रहे हैं, ए विशाख दत्त, बी भर्तृहरि, सी राजशेखर या डी भवभूति। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी भवभूति। ठीक है, भवभूति जो उत्तर रामचरित नाटक ग्रंथ के रचनाकार हैं, आपको उत्तर रामचरित सिलेबस में है। तो भवभूति का जो भी जीवनी है उनके कार्यशाली हैं वो आपको याद रखना है। और जो माता पिता हैं, जितने भी राइटर हैं, जितने भी ऑथर आपको पढ़ना, उनके जीवनी के बारे में, वो कब से कब तक थे, टाइम पीरियड, उनके माता पिता का नाम, उनके गुरु का नाम, उनके लिखने का शैली क्या था, कौन सा रस छंद अलंकार यूज करते थे, उपयोग में लाते थे, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भवभूति जो उत्तर रामचरित नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं, उनके पिता का नाम नीलकंठ था। उन्हें श्रीकंठ पद पर लांछन कहा गया है।
माता उनकी जतुकर्णी थी, माता भी कर्मठ कर्मणी व कर्मशील थी। और गुरु कौन थे उनके? गुरु थे ज्ञान निधि। ऐसे ज्ञानी पुरुष का शिष्य भी महाकवि निकलना। और उनके पितामह जो उनके दादाजी थे वो कौन थे? भट्ट गोपाल। ठीक है, तो ये जितने भी जैसे कालिदास हैं, भवभूति हैं, भारवी है, दांडी है, जितने भी लोग हैं, भास है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडन खंड खाद्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपको ग्रंथ का नाम दे दिया गया, उसके रचयिता पूछा गया। ऑप्शन ए सर्व ज्ञात मुनि, बी निम्बकाचार्य, श्री वाचस्पति मिश्र या डी हर्ष। तो ये किनके द्वारा लिखी गई है? ये श्री हर्ष के द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं शौनक व पिप्लाद शाखा का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या डी यजुर्वेद। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इस शाखा का संबंध किस से है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर है सी अथर्ववेद से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं चक्रिणढौसे किस सूत्र का उदाहरण है? आपको शब्द दे दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि ये किस सूत्र का उदाहरण है। तो आप इसकी संधि कीजिए, संधि करके देखिए कि कौन सा सूत्र आ रहा है, मतलब कौन सा संधि का भेद आ रहा है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है। उसके बाद आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सा सूत्र है। ठीक है, तो इसका आप संधि कीजिए। संधि करने के बाद आप देखेंगे इसमें जो ऑप्शन दिया ए स्तो स्नूचा स्टू, ऑप्शन बी स्टूना स्टू, ऑप्शन सी पदांत टोर नाम और डी है तोशी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा स्टूनाम स्टू। आप इसका संधि कीजिएगा तो संधि करके आपको पता चलेगा कि इसमें ये सूत्र कैसे आया है। इस सूत्र के अनुसार जब त वर्ग श या ट वर्ग के योग आता है, जब त वर्ग और श जो होता है, कौन सा स? ऋतु मूर्धन्याम मूर्धा वाला स, मूर्धन्य स जब आता है तो उसके स्थान पर श और त का स्थान से ट वर्ग हो जाता है। कौन सा इसका हो जाता है? ट वर्ग। जैसे चकिन प्लस ढौक से, चक्रिन प्लस ढौक से करेंगे तब चक्रिन ढौन से होगा। ठीक है, तो ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा संधि का। अगर आप सूत्र नहीं याद रखते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप देखिए सकार मतलब तालव्य से और त वर्ग त थ द न के बाद आपका किस में बदल गया है? ये मूर्धन्य श में बदल गया और ट वर्ग का आदेश हो जाता है। तब जैसे रामस प्लस षष्ठ तो क्या हो गया? रामस षष्ठ। तो ये किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं शंभु राज्य हरि रम्य व पूना रमते, इन तीनों पद की सिद्धि हम किस संधि प्रकरण में करेंगे? आपको 3 पद दे दिया गया है, उससे बात पूछा गया है कि इसकी सिद्धि हम लोग किस संधि के प्रकरण में करेंगे। पहला क्या है? शंभु राज्य, दूसरा है हरि रम्य व पूना रमते। तो आप इन शब्द का संधि कीजिए, संधि करके बताइए कि इसमें कौन सा संधि का सूत्र हो रहा है। तो ये तीनों पद जो क्या है? विसर्ग संधि के हैं। जैसे हरि में विसर्ग और रम्य, तो हरि रम्य हो गया है। ठीक है, उसके बाद है आपका पूना रमते। तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की समीपता आती है तो वर्णों में होने वाले परिवर्तन संधि कहलाती है। तो पता है विसर्ग संधि से परे स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग संधि में का विसर्ग जो है, विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि बोलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन जो है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, अच संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा? जब संधि करते हैं तो विसर्ग हट गया, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यावत जीतेत सुखम जीवेत ऋणेन कृता धृत पिबेत, किस दर्शन का मूलाधार है? मतलब किस दर्शन से लिया गया है ये लाइन? क्या है लाइन? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। मतलब आप किसी से ऋण लेकर घी पीते हैं। ये चीज आपका जो लाइन है ये आपसे पूछा गया है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर है ये जो लाइन है किसके द्वारा है?
चरवाक के जो है चरवाक ऋषि, इनके द्वारा कहा गया है। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, जरूरत पड़ने पर कर्ज लेकर भी घी पियो। इस दर्शन में सुख, सुविधा, धन, जन, ऋण, कर्ज, धृत आदि भोग विलासी वस्तुओं का वर्णन का सेवन किया गया है। मतलब इसमें बताया गया है कि कैसे जीना है आपको। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया कि ये किस दर्शन का मूलाधार है, किससे लिया गया, जैन से, बौद्ध से या चरवाक से। तो ये कहाँ से लिया गया है? चरवाक दर्शन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरात, रीते व पूर्व शब्द में योग में कौन सी विभक्ति होती है? अरात, रीते व पूर्व शब्दों में योग में कौन सी विभक्ति होगी? आपको शब्द दे दिया गया और पूछा गया कौन सा विभक्ति होगा इसमें। ऑप्शन ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी या डी सप्तमी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पंचमी, क्योंकि आप शब्द देखिए रीते अरात, अरात में पंचमी विभक्ति है, तो इसमें कौन सा विभक्ति आया है? पंचमी विभक्ति आया है। इसमें एक सूत्र का प्रयोग हुआ है, जो सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र के अनुसार अरात रिवते एवं पूर्व पद में के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे अरात के शब्द रीते जो आया है तो उसमें क्या हो गया है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्त्रीणाम शिक्षित पटु त्वम मानु शिशु। यह सूक्ति हम कहाँ से पढ़ेंगे? आपको लाइन दे दिया गया है, स्त्रीणाम शिक्षित पटु त्वम मानु शिशु। ये कहाँ से लिया गया है? ए रघुवंश में, बी नाशेद चरितम में, सी अभिज्ञान शकुंतलम में या डी उत्तर रामचरित में। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये लाइन जो है कालिदास का है और ये लिया गया है अभिज्ञान शकुंतलम से। ठीक है, इस लाइन में स्त्रियों की शिक्षा व उनके वाक्पटु होने का बताया गया है। यह स्त्रियों का गुण है जो जिह्वा पर चपलता विद्यमान रहती है। ग्रंथ में जो मेन कैरेक्टर है अभिज्ञान शकुंतलम की, जो मेन कैरेक्टर कौन है? शकुंतला है। तो इस लाइन में शकुंतला का वर्णन किया गया है। इससे पूर्व एवं उत्तर ज्ञान प्रक्रिया में संभाषण, शिक्षा, अधिगम और शिक्षक की ओर संकेत किया गया है। लेकिन ये जो लाइन किसके बारे में कहा गया है? शकुंतला के बारे में कहा गया है, जो कि अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया और ये कवि कालिदास द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग और डी उक्त तीनों में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए पुल्लिंग। अब आप इसका विधि शब्द का शब्द रूप पढ़ेंगे तो आप उसको देख के बता देंगे कि कैसे इसमें लग रहा है। नियम है घ्य अप या घ्य अच से, जो जिस शब्द के अंत में घ्य प्रत्यय, अप प्रत्यय, घ्य प्रत्यय, अच से होता है तो वो क्या हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है। जैसे जलधि, समुद्र, यह भी पुल्लिंग शब्द है। विधि, यह भी पुल्लिंग शब्द है। निधि, यह भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो ऐसे शब्द का आप शब्द रूप पढ़ लीजिए, एक शब्द रूप याद कर लीजिएगा तो आपको बाकी इकारांत उकारांत शब्द याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षणे क्षणे यावत मापु पति तदेव रूप रमणीताया किसने प्रतिपादित किया है? एक लाइन दे दिया गया है, ये पूछा गया है कि ये किनके द्वारा कहा गया है। पहला ऑप्शन है ए माघ ने, बी भारवी ने, सी कालिदास ने, डी श्रीहर्ष ने। यह उक्त कवि महाकवि माघ की है। किसने कहा है? ये माघ के द्वारा रचित है। माघ की रचना शिशुपाल वध, आपके सिलेबस में शिशुपाल वध आपको पढ़ना है तो शिशुपाल वध का ये लाइन है। यह उक्ति महाकाव्य की है। माघ की उक्तियां जीवनोपयोगी और सारगर्भित है। ये जो लाइन है आपको शिशुपाल वध से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। किनके द्वारा कहा गया? माघ कवि के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको डायरेक्ट एक लाइन देकर पूछा जाएगा कि ये किससे लिया गया है या इसके श्लोक का अर्थ क्या है, या ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी वैसे ही आपके शब्द रूप धातु रूप देकर पूछे गए। तो जितना हो सके आप इस सब वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए और वीडियोस को हो सके तो बार बार देखिए। अगर आपका संस्कृत ऑप्शनल है और लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपने संस्कृत रखा है तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।